द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं गजनफर अब्बास। क्या कभी ये सवाल आपके जहन में नहीं आता कि जब इलेक्शन कमीशन ने अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी वोट चोरी के आरोपों को खारिज करते हुए, उसमें जहां एक तरफ चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा गया कि सारी पार्टीज उनकी नज़र में इक्वल हैं, और वहीं दूसरी तरफ जोर दिया गया कि राहुल गांधी को एफिडेविट देना होगा जो आरोप उन्होंने चुनाव आयोग के ऊपर लगाए हैं, और कई तरह की ऐसी बेसलेस बातें करी जिसमें कोई लॉजिक नहीं था और साफ तौर पे चुनाव आयोग की बेशर्मी दिखाई दे रही थी और हेकड़ी भी दिखाई दे रही थी। तो चुनाव आयोग के पास ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से चुनाव आयोग लगातार अपोजिशन के तो खिलाफ दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई भी बात अगर मोदी सरकार के मंत्रियों की तरफ से आती है तो उनकी तरफ एक नर्म रुख इख्तियार किया जाता है। आपको याद दिलाते चलें कि राहुल गांधी ने अभी बिहार में जो वोटर अधिकार यात्रा चल रही है उसमें कहा है कि 2023 में जो मोदी सरकार कानून लेके आई थी जिसमें चुनाव आयोग को पूरी तरीके से बचा लिया गया है, यानी कोई भी केस उनके ऊपर नहीं किया जा सकता, यानी चुनाव आयोग पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। यहां पर यही जानना जरूरी है और इसी सवाल के जवाब में यह बात निकल के आएगी कि क्यों ज्ञानेश कुमार साहब इतना ज्यादा जो है निडर हैं अपोजिशन के खिलाफ कुछ भी बोल देने से, और कोई भी बात अपोजिशन की नहीं सुनी जा रही है। तो यहां पर जो कानून है सन 2023 दिसंबर में जो कानून लाया गया उसके कुछ पॉइंट्स आपको बता रहे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस कानून का नाम है द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द अदर्स इलेक्शन कमिश्नर्स कंडीशंस एंड सर्विसेज एक्ट 2023। इस एक्ट में दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले बात तो यह कि जो कमेटी हुआ करती थी जो अपॉइंट करती थी इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ इलेक्शन कमीशन को, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हुआ करते थे। तो इसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकाल दिया गया, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और यूनियन मिनिस्टर, यानी जो कमेटी होगी उसमें जो पड़ला होगा वो सरकार का भारी होगा, जिस पार्टी की भी सरकार होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सरकार का चहेता आदमी होगा उसको इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त कर दिया जाएगा। इसके ऊपर काफी ज्यादा आलोचना हुई थी, काफी ज्यादा किरकिरी हुई थी मोदी सरकार की उस वक्त भी। जो आलोचना हुई थी उसमें दूसरा जो पार्ट है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी तरफ राहुल गांधी लगातार इशारा कर रहे हैं, और वो ये है कि इस कानून का जो क्लॉज 16 है वो ये कहता है कि अपनी ड्यूटी करते हुए इलेक्शन कमिश्नर, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर हो या चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, अगर वो कोई भी बात बोलते हैं, कोई स्टेटमेंट देते हैं, लिखित में कुछ लिखते हैं या कोई भी एक्शन करते हैं जिसके ऊपर अगर आपत्ति आती है तो कोई भी केस क्रिमिनल सिविल उनके खिलाफ कोर्ट में नहीं चलाया जा सकता, यानी कोई भी केस उनके ऊपर नहीं चलेगा। वो कानून के दायरे से परे हैं, कानून उनके ऊपर लागू ही नहीं होता। ये एक तरीके का नो पनिशमेंट एश्योरेंस है, यानी चुनाव आयोग में इलेक्शन कमिश्नर रहते हुए अगर कोई भी कुछ भी एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बोल दे या फिर कोई ऐसी बात जो कि लोकतंत्र को कमजोर करती हो, ऐसे में अगर जो खास तौर पे बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया के ऊपर चुनाव आयोग के ऊपर वोट चोरी का आरोप लग रहा है, तो ऐसे में कोई केस उनके खिलाफ फाइल नहीं किया जा सकता है। कोई भी केस इस वक्त जो चुनाव आयुक्त हैं इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, उनके खिलाफ केस नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह कानून उनको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन दे रहा है। इसमें सवाल सुप्रीम कोर्ट से भी बनता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में यह केस कई महीनों से पेंडिंग है, कई बार सुनवाई पे सुनवाई, तारीख पे तारीख मिलती रही। यहीं पर एक और बात इंपॉर्टेंट जानने को है कि जो हमारे पूर्व चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार साहब, वो भी मोदी सरकार के बहुत ज्यादा चहेते थे। उनके खिलाफ तेलंगाना में एक केस फाइल हुआ था वहां के एक लोअर कोर्ट में, और वो केस रिजेक्ट हो गया था, वो अपील रिजेक्ट हो गई थी। अगर आज की तारीख में चुनावों से जुड़े हुए जो धांधली की बातें आ रही हैं, एसआईआर प्रक्रिया को लेकर, अलग अलग असेंबली इलेक्शंस में जो फर्जीवाड़े की बातें आ रही हैं, फेक वोटर्स की बातें आ रही हैं, उसमें अगर पिछले 11 सालों में जो भी चुनाव गलत हुए हैं, तो अगर पिछले जो चुनाव आयुक्त हैं उनके खिलाफ भी अगर आरोप लगता है तो वो भी कहीं ना कहीं इसी कानून के तहत बच निकलेंगे। यही वजह है कि जो इंडिया ब्लॉक है अपोजिशन, वो लगातार इस बात की डिमांड कर रहा है और इस बात पर सभी पार्टीज को आगे बढ़ा रहा है कि जल्द से जल्द जो ज्ञानेश कुमार साहब चुनाव आयुक्त हैं उनके खिलाफ
इम्पीचमेंट का मोशन लाया जाए, महाअभियोग उनके खिलाफ लाया जाए, तो शायद कुछ बात बने। बात जब कानून की चल रही है, ऐसे कानून जो संवैधानिक पदों पर लोग बैठे हुए हैं कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं किया जा सकता है, जिससे साफ जाहिर है कि वो कानून के दायरे से बाहर हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन भी उनके ऊपर लागू नहीं होता और इंडिया का कानून जो बाकी सबके ऊपर लागू होता है वो उनके ऊपर लागू नहीं होता। तो ऐसे में यह भी जानना जरूरी है कि अब नए कानून कौन से ऐसे आ रहे हैं जिनके ऊपर नई पॉलिटिकल तकरार देखने को मिल सकती है। आज ही देश के गृह मंत्री साहब, मोदी सरकार के गृह मंत्री अमित शाह साहब 3 नए कानून लेके आ गए हैं, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा विपक्ष की तरफ से विरोध हो रहा है। इन 3 बिल्स के नाम है द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल 2025, दूसरा है द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 113 2025 बिल, और तीसरा है द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2025। ये जो तीनों बिल हैं ये और ज्यादा खतरनाक साबित होने वाले हैं अगर ये कानून की शक्ल लेते हैं और लोकसभा में पास होने के बाद ये राज्यसभा में पास होते हैं और फाइनली अगर कानून बनते हैं। तो इसमें यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर और यूनियन मिनिस्टर्स को भी कानून के दायरे में लाने की कोशिश की जा रही है। अगर कोई भी क्राइम प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, यूनियन मिनिस्टर की तरफ से, मिनिस्टर ऑफ स्टेट की तरफ से या किसी भी प्रदेश के या यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर की तरफ से होता है, कोई सीरियस चार्जेस होते हैं, उसके ऊपर केस चलता है, उनको डिटेन किया जाता है या अरेस्ट किया जाता है। सिर्फ अरेस्ट नहीं, अगर डिटेन भी किया जाता है और 30 दिन तक ये डिटेंशन या अरेस्ट चलता है, तो फिर वो चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ स्टेट और यहां तक प्रधानमंत्री साहब बाध्य हैं कि वो 31वें दिन अपना रेजिग्नेशन दें। लेकिन इसमें बहुत बड़ा पेच है। क्यों प्रधानमंत्री साहब रेजिग्नेशन देंगे? अगर उनके खिलाफ कोई भी आरोप तक लगता है तो उसको एंटी नेशनल बोल दिया जाता है, उसको देशद्रोही बोल दिया जाता है। कोई भी केस उनके खिलाफ जो भी हुए भी हैं अलग अलग कोर्ट्स में, वो सारे ही केस रिजेक्ट हो गए। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अलग अलग प्रदेशों के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ अगर कोई केस होगा और अरेस्ट होगा, उनका डिटेंशन होगा 30 दिन तक लगातार, तो 31वें दिन उनको रेजिग्नेशन देना होगा। और इसमें जो एडवाइस ली जाएगी, जो सलाह ली जाएगी, वो प्राइम मिनिस्टर साहब देंगे, यानी पीएम मोदी साहब देंगे, उनके रहते रहते जितने भी केसेस आएंगे। तो एक तो वो कानून जो 2023 में इलेक्शन कमिश्नर को बचाने के लिए लाया गया था, तो वहीं दूसरी तरफ ये जो 3 बिल लाए जा रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं एक तरीके से जो मोदी सरकार के मंत्री हैं या जो चीफ मिनिस्टर्स हैं अलग अलग स्टेट्स के, वो बचे रहेंगे। और वहीं दूसरी तरफ जो अपोजिशन के लीडर्स हैं उनकी तरफ जो है कानूनी शिकंजा कसने की आशंका है। इसीलिए इस खतरे को भांपते हुए अपोजिशन ने यहां पर एक तो आरोप ये लगाया है कि जो बिहार में एसआईआर चल रहा है, जिसके ऊपर मोदी सरकार और चुनाव आयोग पूरी तरीके से घिरा हुआ है, एक तो वहां उस मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है, तो वहीं दूसरी तरफ जो खतरा नजर आ रहा है अपोजिशन को, उसको लेकर जो राज्यसभा के अपोजिशन लीडर हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उनके लिए एक प्रपोजल तैयार किया जा रहा है सभी अपोजिशन पार्टीज की तरफ से। इंडिया ब्लॉक उनसे जल्द मिलेगा, इसके ऊपर मीटिंग करेगा कि राज्यसभा में जब ये बिल पहुंचे, अगर लोकसभा में ये पास हो जाता है और राज्यसभा में पहुंचता है, तो वहां पर पूरी कोशिश की जाए कि ये बिल कानून की शक्ल ना ले, क्योंकि इसका पूरा इस्तेमाल मोदी सरकार विपक्ष के खिलाफ करेगी। और जितने भी नेता हैं मोदी सरकार के और उनके जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनके खिलाफ कोई भी केस नहीं चल पाएगा, ना तो कोई नया केस, और पुराने केसेस में तो वैसे ही कुछ नहीं हो रहा। तो ये एक नया डेवलपमेंट ले रहा है, ध्यान तो भटकाने की कोशिश है ही। तो चुनाव आयोग साहब बचे हुए हैं, मोदी सरकार के सारे मंत्री बचे हुए हैं, प्रधानमंत्री के साहब के खिलाफ तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो तो अपने आप में ही एक एंटी नेशनल, एक असंवैधानिक बात हो जाती है, चाहे कोई आरोप ही लगा दे। तो इसमें देखना यह होगा कि जो इम्पीचमेंट मोशन की आवाजें उठ रही हैं इंडिया ब्लॉक की तरफ से चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के लिए कि जो बिहार की एसआईआर प्रक्रिया है उनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाया जाए, एक तो उसमें क्या डेवलपमेंट होता है, और ये जो तीनों बिल आज लोकसभा में मोदी सरकार की तरफ से लाए गए, इसमें आगे क्या डेवलपमेंट होता है। आज के शो में इतना ही। बहुत जल्द एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।